प्रोडक्टिविटी का जो पैराडॉक्स है कि वो आप मेजर कैसे करते हो, लाइक बिफोर एचआर आफ्टर एचआर, एचआर एमएसएमई इंडस्ट्री को कैसे हेल्पफुल है? इट वॉज मोर अबाउट रोटी कपड़ा और मकान. Yes. सो एचआर का वैल्यू वहां पे क्रिएट हुआ. इट इज मोर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ एचआर इज मोर अबाउट ह्यूमन रिलेशन. Right. So that is the miscommunication, that is the misunderstanding that creates a huge, gap into the employer and employee relationship. The role of HR is managing people through process and system. ऑलवेज डिबेट में एक क्वेश्चन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का. अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं लोगों के लिए है जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए. एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हो रही है उस हिसाब से जॉब के नए कौन से वेरिएंट्स अभी क्रिएट हो गए हैं. So unemployment is definitely there, but again પેલું ગુજરાતી કહેવાય ને તાળી બે હાથે જ પડે, એક હાથે ના પડે. Termination is very closely related to the emotions and the mindset of people. Let me ask you one direct question to all of you. Is HR catalyst for growth or potential threat? Or you can say additional cost. This is very critical question for MSME business owners. Hello everyone, this is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. Today we have special guest and founder and CEO of Univex and HR coach Shreya Parikh. She is an IM certified HR analyst and post-certified trainer. What is HR? Why HR is important for MSME? How HR strategic planning can help in companies' growth? Let's know more about it with Shreya. So, welcome Shreya. How's you? I'm good. How are you, Raj? I'm also good. So, आप बताओ श्रेया कि MSME जो इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट है और अभी इंडियन गवर्नमेंट भी MSME को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रही है. तो मुझे आपसे ये जानना है कि HR MSME इंडस्ट्री को कैसे हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने आज हमारी भी MSME इंडस्ट्री है, मेरा स्टाफ अराउंड 6 to 7 पीपल का है, बट आज तक मैंने HR को हायर करने का सोचा नहीं है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स एक्सपेंस. बट आप अपना एक्सपीरियंस से बताओ, एक्सपेंस नहीं है बट ये कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट हो सकता है. राइट. सो राज, बिफोर वी कम टू दी वाई HR, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि व्हाट इज़ HR. जब तक आपको ये नहीं पता कि HR क्या है, आप तब तक उसका इम्पोर्टेंस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें आप डेवलप नहीं कर सकते हो. सो पहले HR क्या था कि अगर हम पूरी हिस्ट्री की बात करें, सो व्हेन वी हैड द ब्रिटिश रूल, सो उस टाइम पे इट वाज मोर अबाउट द लेबर्स कि वो लोग हायर करते थे लेबर्स को, डेली बेसिस पे काम चलाते थे. उस टाइम पे उनका जो नीड था वो ये था कि रोटी हमें मिलनी चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन वी हैड द 50s 60s सब लेबर कोड ऑफ कंडक्ट वो सब आया. थोड़ा हिस्ट्री में आगे आते 80s 90s की बात करते हैं जब ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में. सो इट वॉज मोर अबाउट रोटी कपड़ा और मकान. सो HR का वैल्यू वहाँ पे क्रिएट हुआ. वहाँ पे वो आया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे. अच्छा. कि नहीं, अभी हमें HR में एक एडमिन लेवल में कोई चाहिए, इतने सारे एम्प्लॉयज है या लेबर से जो हमारे वहाँ पे काम करते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना होता है, उनका कैसे सैलरी होता है. नाउ वी आर वर्किंग विद द जनरेशन C. सो नाउ दिस पीपल हैज रोटी कपड़ा मकान. सो हमने उनको AC भी दिया है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट दे दी है. जनरेशन C हैज एवरीथिंग व्हाट वी वांटेड इन आवर लाइफस्टाइल. सो व्हाट इज मोर वी एज एन इंडस्ट्री कैन गिव देम. सो HR पहले था, इट इज मोर अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज कि आप आपके रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हो. नाउ HR इज मोर अबाउट ह्यूमन रिलेशन. ओके. दैट हाउ यू आर डीलिंग विथ पीपल, व्हाट आर योर USPs, आप उनको कल्चरल वे में क्या देते हो जो आपके कॉम्पिटिटर नहीं देते. राइट. In the end of the day, it is not always about the salary. Right. It is all about how you are treating them, what kind of benefits you are giving it. Everybody can be capable enough to give them the payroll, what today you are able to give it to them, but what experience you are giving them. उनको एवरी मॉर्निंग उठ के क्यों जॉब पे आना है, क्या उनका रिस्पेक्ट है, क्या उनका वैल्यू है. सो वहाँ से HR का काम शुरू होता है. Yes. So when you have the HR department or when you have the HR personnel in the
ऑफिस, दे मेक श्योर कि यू हैव द पीपल ऑन बोर्ड, उनको इक्वली ट्रीटमेंट मिल रही है, योर वर्क इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, योर वर्क इज मोर ऑन द प्रोसेस्ड वे, योर वर्क इज मोर अबाउट द पॉलिसीज वे, कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, कैसे हम अच्छा कल्चर या अच्छा एटमोसफियर या अच्छा एनवायरनमेंट हम अपने एम्प्लॉयज को देंगे, Right. तब जाके यू कैन डेवलप द बेटर बिजनेस, तब जाके यू कैन डेवलप द बेटर एनवायरनमेंट फॉर योर कंपनी. ओके, मतलब आपने जो हिस्ट्री से कनेक्ट किया तो उससे इतनी डेप्थ क्रिएट हुई टॉपिक में, मुझे पता ही नहीं था कि इतना इम्पोर्टेंस भी हो सकता है. बट आपने जो बोला उससे मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात अभी ये समझ में आई कि जब मेरे फादर जॉब करते थे तो कहीं ना कहीं आज से अगर 30-40 साल पहले पीछे चले जाए तो वो लोग सर्वाइवल बेस के लिए जॉब कर रहे थे, राइट. राइट. बट अभी की जो जनरेशन है लास्ट 5-10 साल के लिए वो लाइफस्टाइल के लिए जॉब कर रही है. तो इट्स ह्यूज चैलेंज फॉर एचआर एजेंसी ऑल्सो कि उनको कैसे कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए. और वो एज ए कंपनी ओनर मुझे भी कहीं ना कहीं वो दिक्कत आती है कि बिजनेस संभाले या फिर उनके कल्चर की बात करें. So it's a very big headache for us right now. Right. So when we talk about the businessman, so the main task of a businessman is being a head of the business. It is more about expanding the business. It is more about business growth, कैसे करना है, customer को कैसे satisfy रखना है, Right. vendors को कैसे add करना है. तब जाके people management कहीं ना कहीं lack होता है. So the HR agencies comes to the picture that when you are focusing on the customer, when you are focusing on the business growth, our people are the core values. It is said that customer are the king. So in the same way, if you are leaving your employees behind, आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप ज्यादा बिजनेस तो लेके आ जाओगे, बट आप किसके पास से काम करवाओगे, डिलीवरेबल्स कैसे दोगे. सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपके एम्प्लॉयज को आप किस टाइप का एनवायरनमेंट देते हो, कैसा कल्चर देते हो, सो दैट दे कैन रिटेन विथ यू विथ ऑल द रिस्पेक्ट, विथ ऑल द हार्ट. प्लस माइनस हर जगह पे होता है. हमारे भी 5 उंगलियां एक सीधी नहीं होती है. इट्स नॉट इक्वल. So in the same way, when we are dealing with so many mindset, when we are dealing with so many people all together, it is only process and systems which can make assured कि आप हर employee को equally treat करते हो. It is not about who is right. It is more about what is right. And when you talk about what is right, it is where your policy and your process comes to the picture. Okay. मुझे आपसे एक बात ये जाननी है कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके मुझे आपकी सर्विसेज बताओ कि जिसमें आप जो प्रोडक्टिविटी का जो पैराडॉक्स है कि वो आप मेजर कैसे करते हो, लाइक बिफोर एचआर आफ्टर एचआर. तो ऐसी कौन सी सर्विसेज है, उनको आप कैसे सेगमेंट में डिवाइड करते हो और उसमें कैसे उसको मेजर करते हो और उसमें आपका पार्ट क्या रहता है, वो आप मुझे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पे समझाइए ताकि डिटेल में थोड़ा समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली करते क्या हो. ओके. सो जैसे आपने पहले बताया कि हमारे जो फोर फादर्स थे या अपने जो पेरेंट्स थे, तो दे वर मोर फोकसिंग ऑन रोटी कपड़ा और मकान. Yes. एंड एज आई सेड अर्लियर कि जनरेशन Z हैज एवरीथिंग. दे हैव द बेस्ट home they could have. They can have the whatever vehicle they want to. They can travel the way they are. So what better we need to give as a company is कि it's all about performance. We have to play the fair game over here. So जब as an HR outsourcing agency, when we are getting on board with the clients, the first thing we see is the mindset of the directors. What is the company's mindset, where they are lacking and where they want to go ahead. So हम वो ब्रिज क्रिएट करते हैं. वो ब्रिज क्रिएट करने के लिए what are the policies you should have on paper, what is the culture you want to build, what are the do's and don'ts about the company. So these are the first parameter that we are setting up. So we link it with all the documentation. Okay. Because gone are the days कि जब ट्रस्ट के ऊपर बात होती थी. अभी ट्रस्ट तो है, उसके साथ साथ आज की जो जनरेशन है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि आपने ये कहाँ पे डॉक्यूमेंट करके दिया है. सो दैट गेन्स द ट्रस्ट. पहले क्या था, वर्बली बोल दिया साहब ने, काम हो गया, ये करके ही होगा. बट अभी ऐसा है कि नहीं, वेर यू हैव डॉक्यूमेंटेड इट. इवन इफ यू हैव सीन अ मूवी विद द नेम ऑफ छपाक. सो वहाँ पे व्हेन दीपिका गॉट ऑन बोर्ड, उसको एक एनजीओ में जॉब मिला, तो उसने क्वेश्चन रेज किया था कि मैं ऑफर लेटर लेने कब हूँ. So now people are more precise about
द व्हाट इज फेक एंड कंपनी जो बोल रही है वो एक्चुअल डिलीवर करके देगी या नहीं देगी. Right. So the first step is to developing the policies that we do because it is the culture you are developing it. कल जाके कोई भी कंपनी को सिचुएशन फेस होती है या इवन एम्प्लॉयज को कोई सिचुएशन फेस होती है, सो दिस पॉलिसी विल बी अ फेस कि नहीं हमने यहाँ पे आपको कम्युनिकेट किया हुआ है और हमने ये पॉलिसी बिल्ड की हुई है. Right. Second step is the documentation. Now as I'm talking about the performance, how will you judge कि कौन सा एम्प्लॉय ने कितना परफॉर्म किया है, वो कितना कंपनी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कितना कंपनी में आगे बढ़ सकता है या उसका क्या क्या लैकिंग पार्ट है. सो फॉर दैट द वेरी स्पेशल थिंग विद फ्रेम इज ऑल अबाउट KRA KPI, which is key responsible area and key performance index. Okay. So it is all about key responsible area is all about defining your task. It is more about defining your role. We don't want to make it so bigger कि आपको तो ये सब कुछ करना है. कभी कभी क्या होता है कि बिगर पिक्चर देखने के लिए माइक्रो चीज हम लोग छोड़ देते हैं. Right. So now it is more about to be specific when we are hiring the employee. This is the role you need to do and what is the weightage. अगर उसको उसका वेटेज नहीं पता है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ यू आर हायरिंग द अकाउंटेंट एंड आपने उसके वेटेज में ज्यादा टैली का रखा है तो ऑब्वियसली ही विल बी फोकसिंग मोर ऑन टैली. 6 महीने के बाद पता चला कि अरे आपको तो टैली के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है, आपको तो कंप्लायंस के ऊपर करना है. Right. So that is the miscommunication, that is the misunderstanding that creates a huge gap into the employer and employee relationship. So when you have the roles on paper, when you have the things defined along with the weightage, फिर आप उसको मंथली बेसिस पे ट्रैक करो. It is more about monitoring it. It is all about coaching your people. It is more about mentoring your people, and that is how the relationship is built. अगर आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया है आपके एम्प्लॉयज को कि आप यहाँ पे लैक कर रहे हो, Right. तो एम्प्लॉयज को कभी कोई चांस नहीं मिलेगा इम्प्रूव करने का. इसमें मैं आपको एक MSME के जितने भी ओनर्स हैं उनका एक प्रॉब्लम बताता हूँ कि जनरली क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब एम्प्लॉयज डिमांड करते हैं कि हमें हाइक चाहिए. राइट. और तभी शायद अगर कंपनी की सिचुएशन अच्छी ना हो तो उनको सिर्फ ये रीज़न देके बोला जाता है कि नहीं आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो अभी इंक्रीमेंट नहीं हो पाएगा, या तो फिर 5 to 6% इंक्रीमेंट देके वो उनकी बात दबा देते हैं. और कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी अनफेयर हुआ और एज अ डायरेक्टर उनको ये नहीं करना चाहिए. और कभी ऐसा होता है कि एज अ एम्प्लॉय वो हायर डिमांड करता है. तो आपने जो KPI की बात की, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अगर ये टूल अपने बिजनेस में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और ऑनगोइंगली अगर उसको मॉनिटर किया जाए तो मतलब कोई फेयर होगा तो फेयर डिमांड रहेगी दोनों साइड से, विन विन सिचुएशन. So KPI will help the companies to be transparent with your employees. We are not answerable, but in the simultaneously we are also answerable. कि why you have got a certain percentage of hike and why the another employee has got the certain percentage of hike. Yes. So monthly जो मैंने बोला कि you have to track the performance on a monthly basis, कि जितना आप उसको frequently feedback दोगे वो आपके लिए easy रहेगा. So there are two kind of people, one who will not do, one who cannot do. So at the end of the 6 months आपने उसका 6 months तक कंटिन्यूअस ट्रैकिंग किया है, फिर भी वो पर्सन इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो इट इज इन द बेनिफिट ऑफ द कंपनी कि आप उसको कॉल दे सकते हो कि उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको मेंटोरिंग की जरूरत है, उसको कहीं पे कोई टूल नहीं मिल रहा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अपना लैक हो रहा है, कहाँ पे उसको टेक्नोलॉजिकली कोई चीज नहीं आती है. सो यू डोंट हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर टू गिव द फीडबैक. राइट. एंड सेम वे कि अगर हम उसको कंपनी के फाइनेंसिस के साथ लिंक करते हैं तो इट विल बी मोर इजियर फॉर द एम्प्लॉय टू सेट द एक्सपेक्टेशन कि वहाँ पे प्रॉमिसेस नहीं आएगी. फेयर गेम है, आपका इतना KPI बोल रहा है, दिस इज द एवरेज आउट एंड बेस्ड ऑन योर KPI यू आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ द परसेंटेज टू द कंपनी. ओके, ग्रेट. ये आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि ज़्यादातर लोगों को, मतलब मुझे भी शायद एज ए MSME ये इतना डिटेल में नहीं पता था. सो अपार्ट फ्रॉम दिस 2 सेगमेंट्स ऐसा कौन सा अलग सेगमेंट है जिसमें भी आप डील करते हो? So it is more about the employee engagement activities. It is all about the training and development. And it is more about how you are treating your people. So there are the companies who do the employee engagement activities with the name of that. हम लोग तो every month किसी को बाहर लेके जाते हैं या we are having the cake cutting every month or we do the food parties every Friday या once in a month.
So engagement activity should be more about the learning. It is not about cutting the cake or it is not about gathering the team. Obviously, it is the part of the company जो आपको करना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप कौन से टाइप के एक्टिविटीज करते हो जिससे आपके एम्प्लॉयज को लर्निंग मिलता है. If you want to develop the solution oriented approach, so you cannot always have it on a content base. Right. Many of the times you can play certain games with your people and जहाँ से आप learning करवाते हो. So अगला दो चीज होगी कि आपका एक तो refreshment हो गया, your employees are happy, and second you invested that time. So that mindset is very important. Most of the time क्या होता है कि मैडम जवा दो ने कि આ તો 2 કલાક અમે ના આપી શકીએ કંપનીમાં, but they don't know that by sparing those 2 hours the productivity of the employees are increasing for 200 hours. Okay. So not everything is being measured in monetary. आपको कभी प्रोडक्टिविटी के बेस पे भी कोई चीज मेजर करनी होती है. हाउ इट इज हेल्पिंग यू टू गेन मोर एम्प्लॉइज ऑन बोर्ड. Right. कि आप जब उसको प्रमोट करते हो तो एम्प्लॉयज को ये भी लगता है कि अरे वाह, ये कंपनी तो गेम्स भी खिलाती है, ये कंपनी तो काफी सारी वेलफेयर एक्टिविटीज करती है. दे डोंट ओनली पुश यू फॉर द वर्क, बट दे आल्सो पुश यू फॉर योर हेल्थ एंड वेलनेस. Okay. दे आल्सो पुश फॉर मुझे योर इसमें मुझे एक कंसर्न ये है, एक आपने बताया कि इतनी सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं आप लोग एंगेजमेंट के लिए करते हो, तो कभी ऐसा आपको चैलेंज फेस करना आया है कि अगर एनालिसिस की बात की जाए आफ्टर 1 ईयर और कभी कंपनी ने आपको ये बताया हो कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, नहीं करनी चाहिए थी, जिसके कारण हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो ऐसे केसेस में आप एक्टिविटीज़ को कैसे डिफाइन करते हो? लाइक एज अ HR कंसल्टेंसी आप किसी डायरेक्टर को कैसे अप्रोच करते हो कि ये वाली एक्टिविटीज़ के कारण इतना मतलब ग्रोथ हो सकता है या फिर मेंटली इम्पैक्ट हो सकती है, राइट. तो उसकी एक्टिविटीज डिफाइन करने का आपका तरीका क्या है? So what we do is the HR analysis. That is when the HR analytical place comes to the picture. कि what was the company's retention ratio, what was the company's attrition ratio Okay. before we started the activity. Then we take the frequent feedback at the end of the trainings that what were your learnings. And more important, because a company also wants to make sure कि हम जो भी एक्टिविटी पे टाइम, एनर्जी और मनी स्पेंड करते हैं उसका कहीं ना कहीं ROI होना चाहिए. देयर शुड बी अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल. Okay. So that is where we link the activities with the performance appraisal. So it is not all about कि कंपनी ने ऑर्गेनाइज की है इवेंट और you just went there, you participated, you had fun, but how you are utilizing it into your day-to-day life. So that also matters. Okay. अभी हमारी जब बात हो रही थी तब आपने एक वर्ड बोला, HR आउटसोर्सिंग. Right. तो मुझे ये जानना है कि नॉर्मल HR अगर कंपनी में किसी को हायर करते हैं और HR आउटसोर्स करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और बेनिफिट किस में ज़्यादा है, और ये जो HR आउटसोर्स की जो एजेंसी रहती है तो वो कैसे काम करती है? मतलब वो एज अ फ्रीलांसिंग काम करती है, उनका कोई पीरियड होता है, ऑनलाइन मीटिंग्स रहती है, क्या है वो थोड़ा डिटेल में समझा. Sure. So when it comes to the HR outsourcing agency, it depends on the company's requirement. Okay. But जब हम startup, MSME और SME की बात करते हैं, the benefit they get by hiring the HR outsourcing agency is number one is cost. Okay. That आप एक experienced person HR hire करने जाओगे और आप एक HR outsourcing agency को आप पूरा HR का काम आउटसोर्स करोगे तो देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस इनटू द कॉस्ट. प्लस देयर वोंट बी अ फिक्स्ड कॉस्ट एडेड. आपका इंफ्रा काफी सारे लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आपकी बच जाएगी. Apart from that, we add the value to the company. Okay. Because when we are associated with the companies, we come with the cross-industrial experience. We are not here to do the trial and error. પેલું કહેવાય ને કે પૂર પહેલા પાડ બાંધવાનું કામ એ અમે લોકો કરતા હોઈએ છીએ એઝ એન એજન્સી. વી फोर्सिंग द थिंग्स कि कई वस्तु आवानी है और अगर कोई भी चीज़ आती है उससे पहले व्हाट आर द प्रोस एंड कॉन्स दैट आर गोइंग टू हैपन इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन पॉलिसी, इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग सर्टेन स्ट्रेटेजी. सो व्हाट विल बी द प्रोस, व्हाट विल बी द कॉन्स. सो हम लोग वहीं पे एम्प्लॉयज़ को भी इतना अवेयर करते हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंट वी मेक द एम्प्लॉयर्स अवेयर अबाउट इट. Okay. सो दैट जब इम्प्लीमेंट हो जाता है, रोल आउट हो जाता है तो दे डोंट गेट अ शॉक और दे डोंट गेट अ सरप्राइज कि ये तो हमने सोचा ही नहीं था. प्लस
a strategic solution comes to the picture. When we knock on the door of the directors, we enter to the doors with the solution-oriented approach. Okay. When they are hiring the in-house HR, they might be, हमने हाथ हमेशा बंद रहेला हुआ that we are the employees over here. Many of the times हमने हमारे एक्सपीरियंस से ये भी फेस किया हुआ है कि in-house HR are ultimately the employees. So there are hardly a small percentage of the ratio कि जो ये सोचता है कि we are not the employees, we are actually representing the company. So we are the branding, we do the branding for the company as well. एक बात मैंने मेरे आईटी कंपनी के ओनर है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उनसे सुना था कि जब भी अगर आप एचआर को हायर करोगे एज ए एम्प्लॉय तो एक दिक्कत ये आती है कि पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो उसमें आपका क्या कहना है कि ये बात सही है कि मतलब एक्चुअल में क्या होता है? True. So when you are fully involved with people, somewhere you are human and you are going to connect the emotions, right? And HR, it is a known fact कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स होता है तो HR plays the very vital role into it. जब ये चीज़ आउटसोर्स होती है, so coming to the point, we focus more on what is right for the organization, not who is right for the organization. If something is needed to be rolled out कि जो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करता है तो वो हमें करना है बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव द रिटेंशन. बट अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो ऐसे कंपनी हमें कौन देना है, कुछ कंप्लायंसेस ऐसे होते हैं कि जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं, सो देर आर नॉट इफ एंड बट्स इन्वॉल्व्ड ओवर देयर. ओके. सो HR are always connected to the people, and the moment HR are connected with the people, there are again the plus and minus. So they think more from the employee's perspective and it is less about the company's perspective. Okay. दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि HR is all about connecting with the people, right? Right. But when we are hiring the HR outsourcing agency, तो अगर किसी एम्प्लॉय को बात करनी है, लाइक कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टर या कंपनी ओनर ऐसा बता देगा कि भाई आप HR से बात कर लो, ठीक है. बट एट दैट मोमेंट इफ यू आर नॉट अवेलेबल देन वो मीटिंग्स कैसे होती है? लाइक जूम पे होती है या फिजिकली उनको सेशन देने जाते हो वहाँ पे? वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस. So we are usually connected in a 3 ways. Number one is through the personal meetings. Okay. When the team is visiting the company's place and doing the one-on-one session with the employees. Number two, the team is also available on a phone. कि आपको आना भी नहीं है लेकिन आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, कुछ आपको एक्सप्रेस करना है कि वॉट एग्जैक्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग अप, और वो सिचुएशनल बेस होता है तो हम फोन पे ही ग्रीवियंसेस सॉल्व करते हैं. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर वी वांट टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज. लेकिन दोनों साइड से जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट एक्जेक्टली द एम्प्लॉइज इज फेसिंग. एंड HR इज मोर अबाउट व्हाट योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अबाउट इट. सो जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे हमें बॉडी लैंग्वेज जज करनी है या बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि हाउ अनकंफर्टेबल द एम्प्लॉय इज और व्हाट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन, सो वहाँ पे हम ऑनलाइन कॉल शेड्यूल करते हैं. इट कैन बी थ्रू गूगल मीट, इट कैन बी थ्रू जूम. और अगर एम्प्लॉय है जिसके पास ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एट दैट टाइम वी सिंपली मेक द व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स. ओके. आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि मैंने कहीं सुना था कि जो भी HR वाले लोग रहते हैं ना उनको पीपल से प्यार होता है, दैट्स व्हाई दे चूज दिस इंडस्ट्री. आपने ये इंडस्ट्री क्यों चूज की? So definitely it is not about loving people, it is more about people management, it is more about thinking things rationally. And जैसे मैंने आपको पहले बोला कि it is not about human resource, it is more about human relation. और आज HR कंपनी इसलिए नहीं हायर करती है कि कंपनी में एडमिन काम बहुत है, कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन करवाना है. दैट इज पार्ट ऑफ द HR रोल. बट नाउ हु आर द HR, व्हाट इज द रोल ऑफ द HR? आज HR कंपनी को रिप्रेजेंट करता है. दे हैव टू मेक श्योर कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हायर होते हैं वो कॉम्पिटेंसी मैच होती है. सो कॉम्पिटिशन इज ह्यूज. पहले ऐसा था कि देयर वर ओनली कपल ऑफ कंपनीज की जिनका USP था, who had the monopoly into the industry. But now thanks to the AI, thanks to the Google, कि लोगों को पता है कि मुझे ये इसमें स्टार्ट करना है तो what are the parameters I should have. So competition बहुत बढ़ गया है in market. So again जब competition बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है. डिमांड बढ़ता है लेकिन सामने सप्लाई नहीं होता है. So at that moment it is very important for the HR to know to hire right people at the right time.
Okay. It is more about positioning people. It is more about having the right description. It is more about कि कोई भी एम्प्लॉय आप हायर करते हो तो उसकी कॉस्ट के साथ साथ आपको वो कंपनी को कहाँ पे लेके जाएगा वो बहुत मैटर करता है Okay. वो चीज़ में। दैट्स ग्रेट। बट आपने जैसे ही एआई की बात की और चैट जीपीटी जस्ट वन टाइप ऑफ एआई टूल, राइट? तो कहीं ना कहीं ये आपकी इंडस्ट्री के लिए थ्रेट नहीं है कि अगर चैट जीपीटी और एआई जनरेटिव एआई के जो भी नए नए कॉन्सेप्ट है उसमें ऐसा है कि मुझे कोई भी पॉलिसी क्रिएट करनी है, मुझे जस्ट मेरे प्रॉब्लम्स पहनना है और उस हिसाब से पॉलिसी क्रिएट होगी और वो आ जाएगा। तो अगर ये पॉसिबल है तो वहां पे एज अ एचआर आप क्या एडिशनल प्रोवाइड करते हो जिससे मतलब आप बता सको हमारे व्यूअर्स को कि जस्ट डिपेंड ऑन दैट एआई टूल इज नॉट इनफ। Right. यस। So definitely AI, I would say it is not a competitor to the HR, but AI is going to contribute a lot to the HR industry. Okay. The reason is AI आपको ये बताएगा कि आपको क्या करना है, but AI आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कैसे करना है. So when you are talking about humans, when you are talking about the employees, you have to connect with them through emotions as well. So it is all about how I am defining HR industry, or the role of HR is managing people through process and system. ओके। So आपको ये तो पता है कि आपको क्या प्रोसेस डेवलप करनी है, कौन सी सिस्टम डेवलप करनी है, बट अगर आपको ये नहीं पता है कि ये प्रोसेस एंड ये सिस्टम मुझे कैसे एम्प्लॉय के साथ कौन से डेप्थ में कौन से लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करना है, सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ द एचआर कम्स टू द पिक्चर. वी गिव यू द वाइड एंड रोल अबाउट इट कि ये सिस्टम आपके यहाँ पे चलेगी, ये डिपार्टमेंट में चलेगा, ये एम्प्लॉयज के साथ चलेगा, अगर नहीं चला तो व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स. ओके। आपके एक्सपीरियंस से मुझे ये बता सकते हो कि ऐसे कौन से टूल्स अभी अवेलेबल है मतलब जिसका शायद आप भी यूज़ करते होंगे और स्पेशली एचआर के लिए डेडिकेटेड है कि जिसमें मतलब कोई कंप्लायंसेस डिज़ाइन करना हो या एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए कुछ भी करना हो तो इजीली हो सकता है। और अभी क्या है कि जैसे ही आफ्टर कोविड जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है तो शायद जैसे आप बता रहे हो कि आपका भी एचआर आउटसोर्सिंग एजेंसी है, तो आपने ऐसे कौन से एआई टूल्स मॉड्यूल्स अभी डेवलप किए या करने वाले हो जिससे ऑर्गेनाइजेशन को वो आप टूल देके पूरा मैनेजमेंट आप इजीली कर सको? Right. So we have our own in-house HRMS software with the name of HR Bingo. It is completely cloud-based where you can track all the activities of people. Apart from that, when we are talking about the tools, so sky is the limit. We know the way technology जिस हिसाब से बढ़ रही है. पहले ऐसा था कि AI को आते आते 5 साल हो जाएगा, but it's hardly a year and everybody has started to adopt AI. चाहे वो ChatGPT हो या चाहे वो कोई भी another tool हो AI का. It is how you are linking it with your process. So जो आपको वो चीज़ पता चल जाती है, that is where you are start adding the value to the company. ओके। ओके। मुझे आपसे एक बात ये जाननी थी कि लाइक अभी जो एआई है अवेलेबल तो शायद ऐसा भी इन फ्यूचर हो सकता है कि आप ह्यूमन की बिहेवियर पैटर्न के ऊपर प्रिडिक्टिव लाइक मैं ऑटोमेशन फील्ड से हूँ तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, राइट? तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिडिक्टिव थॉट प्रोसेस का भी आप इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हो क्योंकि आपके पास पूरा डेटा है उसका, वो कब आता है, कब जाता है, कब छुट्टी लेता है, Right. राइट? तो ऐसा कुछ पॉसिबल है इन फ्यूचर कि मतलब आप समझ पाओ कि ये क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है या अभी इसके साथ कैसे बात कर सकते हैं? Right. So HR is more about psychology as well. कहीं पे मशीन्स काम इतने नहीं आते जहाँ पे ह्यूमंस काम में आते हैं. सो जब हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि देयर आर 2 पीपल फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बट इसका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं अलग भी होता है. एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, एवरी साइकोलॉजी इज डिफरेंट एंड एवरी माइंड इज डिफरेंट. आज एक एम्प्लॉय कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसका अप्रोच क्या है, उसका कैसा अपब्रिंगिंग हुआ है, कौन से लोगों के बीच में वो काम करता है. एंड अगर दूसरा एम्प्लॉय सेम प्रॉब्लम फेस करता है तो उसका भी वो एनालिसिस होता है. तो एज फार एज द प्रिडिक्शन आर कंसर्न, आई हैव डन द HR एनालिटिकल कोर्स फ्रॉम IIM. सो देयर आर द सर्टेन टूल्स अवेलेबल कि जिससे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो व्हाट आर द ह्यूमन पैटर्न्स, कि कहीं पे आपका क्या अट्रेशन है, क्या
रिटेंशन होने वाला है, आपके हायरिंग के कॉस्ट पे कब कौन सी इम्पैक्ट पड़ेगी. इफ यू वांट टू प्रिडिक्ट इट कि लास्ट 5 years में मेरा ये हायरिंग कॉस्ट रहा था, सो हाउ आई प्रिडिक्ट कि मुझे नेक्स्ट 5 years के लिए मुझे हायरिंग के लिए कितना फंड रिजर्व रखना है, मुझे कितना परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए मुझे फंड रिजर्व रखना है. सो टूल्स आर ऑलवेज देयर. इट इज मोर अबाउट हाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग इट. ओके. मेरे पास एक दूसरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है आपके पास कि आप अगर कोई एम्प्लॉय का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है लाइक एजुकेशन के बेस में, लर्निंग के बेस में, ट्रेनिंग के बेस में, बट स्टिल ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग, तो उसको आप मतलब एज एच आर एजेंसी फायर करने की प्रोसेस क्या रहती है उसमें? सो नॉट एवरीबडी इज मीन फॉर एग्रीकल्चर. हमने ये भी देखा है कि कहीं पे कोई एम्प्लॉई 3 महीना काम करके आया है और नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में वो 6 साल तक भी काम करता है. सो इट इज मोर अबाउट कल्चर, इट इज मोर अबाउट एनवायरमेंट. जो मैंने आपको बताया, इट इज मोर अबाउट मेंटोरिंग. कि जब आप उसका पीरियोडिकली मेंटोरिंग करते हो तो कहीं ना कहीं यू आर रीचिंग टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम. कि एवरी टाइम कोई भी एम्प्लॉय होता है, पैटर्न आपको समझ में आता है वो चीज़ में कि ओके फाइन, लास्ट मंथ में हमने ये मीटिंग किया था, सो दिस वाज द कंक्लूजन. ये मंथ में हम मीटिंग करते हैं तो दिस इज द कंक्लूजन. नाउ वी हैव टू सर्टेनली थिंक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट एज वेल. Termination is very closely related to the emotions and the mindset of people. I have seen into my experience कि जब आप certain termination करते हो, if it is on spot, so it can have the huge impact on the person's mindset. कभी कभी ये भी होता, जानना ज़रूरी होता है कि वो पर्सन अगर ओनली अर्निंग पर्सन है उसके फैमिली में और आप उसको इमीडिएट टर्मिनेट करते हो तो व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट यू आर क्रिएटिंग ऑन हिज फैमिली. सो वेयर वी नो देर आर द सर्टेन थिंग्स, सो आइडियली हम 3 to 4 months तक वेट करते हैं परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने की. वॉट एवर द डिस्कशन टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन, क्योंकि मुझे ये टूल आप अवेलेबल करके दो, मुझे ये मशीन अवेलेबल करके दो, मुझे इतनी ट्रेनिंग अवेलेबल करके दो, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ. सो 3 months 4 months he has been given everything what he ever asked for. Right. उसके बाद भी अगर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट नहीं है तो देर आर द सर्टेन PIP थिंग्स दैट वी फॉलो. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इज द परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान. ओके. सो PIP का एक रेशियो होता है कि आपको एवरी 15 days में करना है, आपको एवरी 1 month में करना है, या मेजोरिटीली आपको एवरी क्वार्टर करना है. ओके. डिपेंड वो कौन से स्केल पे काम करता है. इफ ही इज वर्किंग ऑन द फ्रेशर लेवल और जूनियर लेवल, सो वहाँ पे आप एवरी 15 days to 1 month का टारगेट रख सकते हो. बट हैविंग द PIP ऑन पेपर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर यू आर लीगली प्रूविंग कि हमने ये एम्प्लॉय को चांस दिया था इम्प्रूव करने का. सो देर आर द कपल ऑफ PIP plans taking place, and then if he is not improving on the PIP plan, the termination process takes place. So it is on a very pre-planned way until and unless कोई disciplinary issue हुआ है, कोई fraud issue हुआ है, for which employer should have the record on paper. It can be the CCTV footage, it can be the breach of the contract, it can be breach of the appointment letter, or it can be breach of the policy. But if you have the proof and you are terminating the employee, then the case is different. वो case में legally देखने जाए तो there are so many parameters that we have to follow, and that is where the policy, process and the systems comes to the place. सो एम्प्लॉयर्स को ये होता है कि ये सब तो हमें कहाँ ज़रूरत है, अवर एम्प्लॉयज़ आर अवर फैमिली. बट अल्टीमेटली इफ़ यू वांट टू ग्रो, इफ़ यू वांट टू डेवलप द कॉर्पोरेट कल्चर, इफ़ यू वांट टू डेवलप द प्रोफेशनल कल्चर, इट इज़ पॉलिसी, प्रोसेस एंड सिस्टम जो नॉट ओनली एम्प्लॉयर्स को सेफगार्ड करेगी बट वो एम्प्लॉयज़ को भी सेफगार्ड करती है. ओके, राइट. आपने जितना पॉलिसी, प्रोसेस एंड सिस्टम का नाम दिया तो मुझे अभी माइंड में ये थॉट आ रहा है कि आफ्टर कोविड एक बहुत ही बड़ा चैलेंज HR एजेंट्स के लिए है. उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आफ्टर 2020 और 2021 के बीच में क्या हुआ कि एम्प्लॉयज़ का रियल लाइफ में ट्रेडिंग हो रहा है. लाइक कहीं पे वो है लाइक 10 lakhs पर ईयर, एंड उनको पता है कि अगर IT कंप्यूटर है तो मतलब सीधा 100% 200% हाइक हो जाता है. तो किसी ने उसको ऑलरेडी बुक किया हुआ है, लाइक एज अ एम्प्लॉय उसको ले लिया है, ट्रेनिंग पीरियड में 3 months और उनके साथ बॉन्ड भी साइन किया गया है. बट स्टिल रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है कि वो लोग 3 months में ही छोड़ के चले जाते हैं.
तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं एचआर एजेंसी को ब्लेम दिया जाता है, और जो एट द एंड ऑफ द डे जो नुकसान होता है वो ओनर्स को होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप अभी कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम्स है ना शायद लास्ट 2 साल से ही आए हैं, पहले ऐसा नहीं था। 2019 के पहले की जो इंडस्ट्री सेगमेंट पूरा था टोटली डिफरेंट था। दे वैल्यू देयर कंपनीज, बट अभी ऐसी वैल्यू मुझे दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं माइंडसेट टोटली डिफरेंट है। उनको शायद जॉब की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। तो इसके बारे में आपके एक्सपीरियंस से क्या बता सकते हो कि अभी क्या हो रहा है एग्जैक्टली? सो यू आर डेफिनेटली राइट ओवर हियर कि कोरोना के बाद जो एम्प्लॉयज के एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, एंड साइमल्टेनियसली कंपनीज गॉट अ वेरी गुड लर्निंग व्हाई वी शुड हैव प्रोसेस एंड सिस्टम एट प्लेस। पहले क्या था कि एक ट्रस्ट लेवल के ऊपर, एक वर्बल लेवल के ऊपर बात होती थी, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो चीज़ एक्सेप्ट होती थी। जब कोरोना आया तो कंपनीज ने एक चीज फेस की विच वॉज अबाउट द फंड, कि काफी सारे देयर वाज अ पीरियड ऑफ 6 to 8 months की जहाँ पे इंडस्ट्री शटडाउन थी, एम्प्लॉयज घर पे बैठे थे, फिर भी दे वेर आस्किंग फॉर द सैलरी, जो उनका राइट था। बट तब जाके कंपनीज को रियलाइज हुआ कि ओके दिस इज द रेड अलर्ट फॉर अस, वी शुड हैव द सिस्टम जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ट्रैक करती है, जो उनकी अटेंडेंस ट्रैक करती है। It's all about fair play game. If you are performing, if you are giving the productivity, then there is the increment for you. Then there is a good increment for you. बट अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे आना है, काम करना है, निकल जाना है, इफ योर माइंडसेट इज नॉट अबाउट बीइंग अ लीडर, इफ योर माइंडसेट इज नॉट अबाउट इम्प्रूविंग द कल्चर ऑफ द कंपनी, then you are not going to contribute to the company for a longer period of time. So जो ऐसे माइंडसेट वाले लोग होते हैं जो 3 months 6 months में छोड़ के चले जाते हैं, based on my experience I says कि this happens when the employee is fresher to the up to 5 years of experience, कि वहाँ पे उसको ये होता है कि where I'm getting the better salary, मुझे कहाँ पे अच्छी सैलरी मिलता है तो मुझे वहाँ पे जाना है, क्योंकि तब उसका जो एजेंडा होता है लाइफ का, इट इज रोटी कपड़ा और मकान, राइट। तब उसको लाइफ में सेटल होना है। 5 years के बाद ही सेटल्ड इनटू द लाइफ, एंड देयर इज अ टाइम वेयर ही थिंक्स अबाउट हिज ग्रोथ, बिकॉज एवरीबडी इनटू द इंडस्ट्री टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। सो 5 साल तक आपका ये चलेगा कि आपने एवरी 2 years एवरी 3 years कंपनी चेंज की है, विच इज एक्सेप्टेबल। बट द बेटर एक्सपीरियंस यू गेट, कंपनीज द फर्स्ट थिंग दे स्टडी कि व्हाट इज योर रिटेंशन रेशियो इनटू द कंपनी। अगर आप कहीं पे भी बहुत जल्दी जॉब चेंज करते हो तो आप यहाँ पे भी क्या गारंटी है कि आप लंबे टाइम तक हमारे साथ एसोसिएटेड रहोगे, बिकॉज 3 to 6 months डजेंट मैटर हाउ एक्सपीरियंस्ड योर एम्प्लॉय इज, बट कल्चर एक्सेप्ट करने में उसको टाइम लगता है। Right. ये रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग टू एक्सेप्ट द कल्चर, ये रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग टू एक्सेप्ट द प्रोसेस एंड सिस्टम। सो व्हाट इज द ROI you are delivering it? Right. So again, coming back to the KR and KPI, coming back to the performance, your productivity plays a very vital role. ओके। अभी आफ्टर कोविड हमने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी है कि ऐसे वर्ड्स भी सामने आए जो फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में सुना था, वर्क फ्रॉम होम, राइट? तो वर्क फ्रॉम होम में HR का क्या रोल रहता है? क्योंकि एम्प्लॉयज तो ऑफिस में आते ही नहीं है, सारा जो होगा वर्चुअली होगा। तो ऐसे पहले तो कल्चर को आप कैसे देखते हो फर्स्ट? और अभी जो आफ्टर कोविड ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर क्रिएट हुआ, तो अभी वो क्या देख रहे हो कि वो भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी रिसेंट न्यूज़ देखा था, TCS ने भी ऑनबोर्ड करना स्टार्ट कर दिया कि कंपलसरी ऑफिस आना है। USA में भी अब ऐसे न्यूज़ है, गूगल है, एप्पल है, सब लोग अभी एम्प्लॉयज को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर में एम्प्लॉयज डिप्रेशन में जा रहे हैं, टीम वर्क नहीं हो रहा है, तो टीम के कारण मतलब बहुत सारी इम्पैक्ट है जो आ रही है अभी। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? So work from home is definitely is having the two side, कि जितना अच्छा है उतना वो चैलेंजिंग भी है, नॉट ओनली फॉर द कंपनीज, फॉर एम्प्लॉयज एज वेल। जब हम एक टीम में काम करते हैं या एक कंपनी में डिपार्टमेंट में साथ में बैठ के काम करते हैं, सो वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स वी आर अल्टीमेटली एक्टिवेटिंग अवर माइंड। राइट। कि कभी हम बोलते हैं ना कि हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक बोलने के साथ ही आ जाता है। सो डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम इज वेरी डिप्रेसिव फॉर पीपल, एंड इट इज चैलेंजिंग फॉर द कंपनीज। ट्रैक नहीं होता है काम मोस्ट ऑफ द टाइम पे, टीम्स वर्क नहीं होती है। सो ग्रेजुअली आई वुडंट से कि इट विल बी अ कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस कल्चर, बट द हाइब्रिड कल्चर विल बी देयर, कि जहाँ पे कंपनीज और एम्प्लॉयज
विन विन सिचुएशन में कैसे काम कर सकते हैं उसके ऊपर इंडस्ट्री का ज़्यादा फोकस है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट द सर्टेन इंडस्ट्री लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इफ़ यू टॉक अबाउट द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सो वहाँ पे देर इज नो स्कोप ऑफ द वर्क फ्रॉम होम. द एम्प्लॉय विल हैव टू कम to their company and they will have to work. And I would say it is more convenient for employees as well कि वहाँ पे एक वर्क लाइफ बैलेंस भी सेट होता है. वर्क फ्रॉम होम में वी हैव हर्ड द न्यूज़ के कंपनीज लेट नाइट भी कॉल्स करती है, मैनेजर लेट नाइट भी वर्क डिलीवर करते हैं. सो जो आप 12 घंटे में काम करते हो वर्क फ्रॉम होम में, वो शायद वर्क फ्रॉम ऑफिस में आप 6 से 7 घंटे में या आपका जो डिफाइंड वर्किंग आवर्स है उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो. यू हैव मोर पीपल एज एन हेल्पिंग हैंड, यू हैव द टूल, यू हैव पीपल टू टॉक अबाउट कि अगर कहीं पे भी आप अटके हो, आपके मैनेजर आपके बाजू में ही बैठे हैं और दे आर जस्ट अ कॉल अवे टू गिव यू द सॉल्यूशन अबाउट इट. Okay. So if you want to create the diversified culture, then definitely you will have to, or you should have the hybrid culture comes to the place. ओके. बट मुझे एक बात ये जाननी है कि अभी लास्ट 1-2 साल में ऐसा भी कहीं ना कहीं देखा गया है कि कोई एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहा है वर्क फ्रॉम होम में, ठीक है, तो ऑलरेडी वो 2 कंपनी से एसोसिएटेड है. तो इस जगह पे एज अ एचआर आप कैसे उनको मॉनिटर करते हो और आपको कैसे पता चलता है कि मतलब ऐसे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो मतलब उसके लिए आपने क्या टूल्स डिजाइन किया हुआ है? So number one, सबसे पहले there are the certain non-disclosure agreements are taking place between employer and employee where it is clearly defined. You are not allowed to work for any other client, or you are not allowed to work for our own competitors, or you are not allowed to work for company's client directly. So there are 2 ways. कंपनी 2 ways में अप्रोच करती है. एक जहाँ पे मूनलाइटिंग पॉलिसी, जो वर्ड TCS की वजह से बहुत फेमस हुआ था. सो वहाँ पे डजंट मैटर दे आर द क्लाइंट्स फॉर द कंपनी वेदर यू बिलोंग टू द सेम इंडस्ट्री और नॉट, यू आर नॉट अलाउड टू स्पेयर योर टाइम फॉर द अदर कंपनी. एंड देयर आर कंपनीज की जो फ्लेक्सिबल है कि ओके फाइन वी आर ओके, अगर जब तक आप कंपनी का काम खत्म कर लेते हो, कंपनी की प्रोडक्टिविटी आप मैच कर लेते हो, या यू आर एबल टू मैच द डिलीवरेबल्स इनटू द certain framework. So we are okay where you are working outside the office, but it should not be related to the company's client, or it should not be related to the the same industry. So जैसे हम फॉरेन में देखते हैं कि they need more penny to survive. So उनका जो कंपनी है वो उतना sufficient salary उनको नहीं होता है. So they are definitely going somewhere else on a weekends to work for the part time. But I would say it has to be on a very clear communication. आप एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड करते हो तब भी ये चीज़ क्लियर कर दो कि व्हाट इज़ द कंपनी पॉलिसी. इफ़ यू डोंट वांट, सो व्हाट काइंड ऑफ बेटर कल्चर यू कैन गिव, व्हाट काइंड ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटी यू कैन गिव कि वो कहीं ना कहीं मूनलाइटिंग बंद करे. सो यहाँ से आपको वो भी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाते हैं. इफ आई एम सीइंग कि मेरा एम्प्लॉय 10 घंटे काम करके इतना अर्न करता है, तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट एज अ HR की what kind of platform we can give so that he can be happy. Ultimately, it's all about वो physically tired भी होता है. Right. And not every time he is capable enough to work for 10 to 12 hours. So as an HR, I will try my best कि how I can accommodate him with the better salary. May not be the best, but at least I can get, or I can give the better culture and the package to the employee कि जहाँ पे moving situation पे काम होता है. Okay. आई थिंक आपने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में ह्यूमन रिसोर्सेज पे डिस्क्राइब किया. बट एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी इंडिया की बात होती है और पॉलिटिक्स की बात होती है, तो ऑलवेज डिबेट में एक क्वेश्चन होता है अनएम्प्लॉयमेंट का. बट एज अ बिजनेस ओनर मैं ये जानता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट उन्हीं लोगों के लिए है जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए. मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट आपको दिख रहा है क्योंकि आप इस फील्ड से बिलोंग करते हो, तो आपको शायद ज़्यादा पता होगा. अगर है तो इंडिया में कौन से एरियाज में है, या तो फिर अगर ऐसा हम बात करें कि अर्बन सिटीज़ में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है बट छोटी छोटी जगह पे गांव में जाए तो वहाँ पे है, तो एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है पहले तो ये डिस्क्राइब कीजिए मुझे. और दूसरा कि टेक्नोलॉजी जितनी चेंज हो रही है उस हिसाब से
जॉब के नए कौन से वेरिएंट्स अभी क्रिएट हो गए हैं जो पहले नहीं थे, जो आपने पहले नहीं देखा था बट अभी देख रहे हो कि अच्छा यहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है? ये दो मुझे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आपसे। राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट की जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सो अनएम्प्लॉयमेंट इज डेफिनेटली देयर, बट अगेन પેલું ગુજરાતી કહેવાય ને તાળી બે હાથે જ પડે, એક હાથે ના પડે. So when we talked about the positioning, when we talk about having the right people at right time, जब कंपनी ये फिगर आउट करना शुरू कर देगी कि what kind of position we have into the company, what kind of skill set it requires, so it will be easy for a company to hire the people. In the same way, after Corona, हमें भी पता है कि मोस्टली कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन सेशन लिए थे एंड ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी सीरियसनेस क्या थी. सो हमने एज एन HR इंटरव्यू में ये फेस किया हुआ है कि एम्प्लॉई जो है या कैंडिडेट है वो ग्रेजुएटेड है, ये मे बी अ पोस्ट ग्रेजुएटेड एज वेल, बट उसको ये नहीं पता था कि उसको कौन सा सब्जेक्ट उसने कब पढ़ा है, राइट, वो सब्जेक्ट में कौन सी चीज आई हुई है. एंड प्लस definitely they have the better expectation in terms of the package than the inflation which is going on. Samne, they are not ready to give the commitment. They are not ready to grow their self. They are not ready to walk on extra mileage. उनको एक ही चीज चाहिए कि हमें कितना पैकेज मिलता है, बट उनके सामने उनको जो चैलेंजेस फेस करनी आती है, उनको जो लर्निंग करना आता है, they are not ready about it. तो इस कैटेगरी के जो लोग हैं मतलब उनको क्या बोलना चाहिए? एज एन एम्प्लॉयमेंट पर्सन बोलना चाहिए या फिर उनको कुछ और बोलना चाहिए? That's a big question for India also. Right. I would say that it is not the unemployment. It is all about you are, you are not clear where you want to take the job. You are not able to give the commitment. So I would say it is a self-unemployment decision. કે મને 3 મહિના જોબ નહીં હોય તો ચાલશે, પણ જ્યારે જોબ લેશે ત્યારે આ જ પેકેજ મળે. ऐसी लोग हैं कि मतलब जिनको सर्वाइविंग के लिए पैसे नहीं चाहिए, मतलब अगर वो 2 साल भी निकाल देंगे ना ऐसे टाइम पास में, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला. राइट. आई वुड से कि यहाँ पे पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट और उनका मेंटरिंग बहुत काम में आता है. वी हैव सीन कि पेरेंट्स आर ऑलवेज पेम्परिंग द किड्स कि बेटा નથી ને જોબ ચાલશે, we have the settled family, આપણે કંઈક કરી લઈશું, rather than pushing your kids out of the limit कि this is what the industry demands. Every company is looking for the right people. Every company has the package to offer. But the question you should ask yourself as a candidate or as an employee, are you able to justify it? Yes. जो तुम्हें justify कर सकता हो तो sky is the limit. You have the huge employment available. There are so many vacancies available for the companies के लिए वो राह जोઈને बैठा છે કે where somebody can join. If you are able to join after 2 days, no, please join it for tomorrow. We have the work for you. We have the opportunity for you. But employee એટલા જ mentally ready છે? Are the employees ready to trust you? મારું એક કદાચ આજનું એક પર્સનલ એક્ઝામ્પલ તમને આપું. So we had the interview lined up for one of the candidate. Okay. She was good for the profile. She was fit. And हमने वो लगी कि this person will definitely able to take the opportunity in the organization. During the interview, we came to know that she is not ready for the long-term commitment. Okay. Even એ 6 મહિના भी काम करसे कि नहीं करे એ भी એને નથી ખબર. So her career is not clearly defined. She doesn't know where she wants to go after 6 months. So ત્યાં કંપનીને બે ક્વેશ્ચન માર્ક થતો હોય છે કે what is the return on investment? Are we here to train people? Definitely કંપનીએ ટ્રેન કરવા જ પડે અને training is always ongoing activity in any organization. But what is the ROI? ક્યાંય બી એઝ એન એમ્પ્લોયર છે કે એમ્પ્લોય છે ભૂલી જઈએ, બટ એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આપણે મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બી ઇન્વેસ્ટ કરવું કે રિયલ એસ્ટેટમાં બી ઇન્વેસ્ટ કરવું, આ ડિસિઝન આપણે ક્યારે લઈએ છીએ કે તમને ROI મળે છે. Okay. સો દેટ ઇઝ વેર આઈ વુડ સે કે એમ્પ્લોયીએ પણ એની ઉપર ફોકસ કરવાનું છે ને એમ્પ્લોયરે પણ એની ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. One last question for you. अगर आपको MSME इंडस्ट्री को एक एडवाइस देनी है जिससे उनका ऑपरेशन वर्क है वो इजी हो जाए और इनिशियली वो अपने आप से खुद से भी कर पाए, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? So what I would like to say that policy, process and system are not threat for you. It is going to be your benefit if you accept it and if you design it the way you want. Okay. And જ્યારે બી લોકોને ખબર પડે when you are hiring people and when they know that okay fine this company has the policy at place, they know that the game is going to be a fair game. Right.
Okay, Shreya, thank you so much for coming in this show. I think from past to present, you have connected all the points and you have cleared all the doubts for me also. Thank you so much for coming. Thank you, Raj. Yes, it was pleasure having this conversation. Thank Okay. you.